हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। देखो किसी शहर के, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 1, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो एक पाई चार्ट बनाया गया है। इस पाई चार्ट में ये पाई चार्ट बनाया गया है। अब इसमें क्या है कि 40% ये जो हिस्सा है 40% है, ये तो यहां तो मनोरंजन है, ठीक है, मनोरंजन करने वाले 40% है। उसके बाद में उपशास्त्रीय 20% है, ये उपशास्त्रीय है, ये उपशास्त्रीय 20% है। उसके बाद ये जो शास्त्रीय है, शास्त्रीय है, ये 10% है, ठीक है। और उसके बाद जो लोक नृत्य करने वाले हैं, लोक हैं, ये है 30%। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि जो शास्त्रीय है ये 20 व्यक्ति पसंद करते हैं, ठीक है, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब देखो शास्त्रीय है 10%, इसमें बताने शास्त्रीय कुल कितने हैं व्यक्ति जो पसंद करते हैं। तो शास्त्रीय का जो परसेंटेज है 10% है, यानी कि जो 10 है, ये 10 का जो मान है वो 100 के बराबर है। एक का हो गया 100/10 के। अब ये कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति हैं, तो कुल सर्वे कितना किया गया, तो 20 करेंगे गुणा में 20, तो 20 वाले हैं टोटल ये 200 व्यक्ति, 100 दूनी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। किस प्रकार का संगीत, देखो ये 20% है, ये 10% है, ये 30 है, तो मनोरंजन 40% है, तो हमारा आंसर रहेगा मनोरंजन। मनोरंजन वाले सबसे अधिक 40% है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। 1000 सीडी टोटल 1000 सीडी बनाई है, तो इन 1 2 3 चारों का अलग अलग बताना है, चारों कितने कितने हैं। तो क्या करेंगे, जैसे सीधी सी बात है कि शास्त्रीय पूछे तो शास्त्रीय कैसे निकालेंगे, कुल तो है हमारे पास 1000 और शास्त्रीय निकालेंगे, शास्त्रीय 10%, 1000 का 10%, तो ये हो गए टोटल 100, 10 ढाई 100। लोक की पूछेंगे तो लोक वाले कैसे निकालेंगे, टोटल सीडी है 1000, तो लोक वाले 1000 का 30% निकालेंगे, तो ये हो गए 300, ऐसे निकालेंगे। मनोरंजन का 1000 का 40% निकाल देंगे, उपशास्त्रीय का तो 1000 का 20% निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, सर्दी और गर्मी। देखो यहां ऋतु दी गई है, ये ऋतु एक तो हो गई हमारे पास, ये दिया गया है क्वेश्चन में, एक तो ग्रीष्म ऋतु हो गई, एक वर्षा ऋतु हो गई, और तीसरी ऋतु हो गई शीत ऋतु हो गई। अब जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें जो मतों की संख्या है, मतों की संख्या दी गई है, ग्रीष्म ऋतु में मत देने वाले 90 हैं, वर्षा में 120 है और शीत में 150। अब ये कह रहा है कि में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है, ये चित्र हो गया। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो सीधी सी बात है शीत ऋतु को सबसे अधिक मत 150 मिले हैं। दैट इज आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा शीत ऋतु। कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, शीत ऋतु को। प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब सेकंड में त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो केंद्रीय कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कोण टोटल है ना, ये टोटल व्यक्ति कितने हैं, 360 व्यक्ति हैं, और केंद्रीय जो कोण होता है देखो ये 360 डिग्री होता है। कैसे, 90, 180, 270 और 360। तो ग्रीष्म का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो 90/360, ठीक है, और गुणा कुल डिवाइड करना 360 में से, ये तो दिया गया है, तो इसका तो 90 रहेगा, इसका 120 रहेगा, इसका 150 रहेगा, क्योंकि अब कोण भी 360 है और मल्टीप्लाई भी 360 है, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट ऐसे बनाएंगे हम, वही पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट सबसे बड़ा हिस्सा है वो 150 केंद्रीय कोण, इसका तो 150 डिग्री आना है, ठीक है, इसका 120 डिग्री आना है, इसका 90 डिग्री आना। तो जिसका डिग्री छोटा है उसका हिस्सा छोटा रहेगा। अब ये बड़ा वाला जो हिस्सा है वो 150 कर दो, ठीक है। जैसे इसको ऐसे बना दो, तो ये 150 डिग्री हो गया, ये उसके बाद 120 डिग्री हो गया, और ये छोटा हिस्सा 90 डिग्री हो गया। ये पाई चार्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखो पहले तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया रंग दिया गया है, और फिर इसमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले उसका केंद्रीय कोण डिग्री निकालना पड़ता है। देखो नीला है, एक तो नीला हो गया, एक लाल हो गया, एक पीला हो गया, हरा है बीच में, हरा। नीले के बाद है हरा हो गया, हरा के बाद लाल हो गया, लाल के बाद पीला हो गया, ठीक है। अच्छा, नीला इसकी संख्या 18 है, व्यक्तियों की संख्या 18 हो गई, हरा है 9 हो गई, ठीक है, ये पसंद करने वाले हो गए। लाल को 6 व्यक्ति पसंद करते हैं, और पीला को 3 व्यक्ति, और कुल पसंद करते हैं 36। तो हमें चूंकि पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट में पहले केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे। और केंद्रीय कोण का माप कैसे निकालते हैं? केंद्रीय कोण का माप निकालेंगे कि नीला को पसंद करने वाले 18 व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति हैं, कुल कितने में से? 36 में से, और टोटल एंगल कितना होता है? ये 360 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री ये हो गया, और ऐसे निकालेंगे तो 10 से 60 डिग्री ये हो गया, और ऐसे निकालेंगे तो 30 डिग्री ये हो गया। ये इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति की कोण निकाल लिया, ठीक है। अब पाई चार्ट में मैंने बताया था ऐसे बनाएंगे, 4 हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, चौथा हिस्सा हो गया। तो सबसे कम वाला तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री जो हो गया ये तो पीले का हो गया। लाल है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री लाल हो गया, ये लाल हो गया, ये पाई चार्ट बना दिया हमने। ये पीला हो गया, और उसके बाद 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री कौन सा हो गया? ये हरा हो गया, और उसके बाद 180 डिग्री हो गया, ये नीला हो गया। तो इस तरह एक पाई चार्ट बनाना है, क्योंकि मैंने तो वैसे रफली बनाया है। तो तुम जिस हिसाब के हिस्से है ना, अभी 360 टोटल है, तो 180 डिग्री तो आधा हो गया, ठीक है। तो हाफ हिस्सा तो 180 डिग्री का हो गया नीले का, और फिर 90 डिग्री समकोण कोण होता है, तो उस हिसाब से ये एरिया उसी हिसाब से लेना है जितने डिग्री का केंद्रीय कोण है तुम्हारा। अच्छा, क्वेश्चन दे रखे है 5वां कि किसी छात्रावास में, 5वां क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट, वही पाई चार्ट बनाना है। देखो यहाँ तो हो गई वही भाषा हो गई पहले तो, ठीक है, भाषाएं दी गई हैं, और यहाँ वही विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहले वाला था, ये संख्याएं दी गई, विद्यार्थियों की संख्या। तो विषय हो गया, एक तो हिंदी हो गया, ठीक है, और उसके बाद में अंग्रेजी हो गया, उसके बाद में मराठी हो गया, उसके बाद तमिल हो गया, तमिल के बाद में फिर बंगाली हो गया, ठीक है, बंगाली के बाद, और फिर संख्याएं देखो, संख्याएं हिंदी बोलने वाले जैसे 40 हो गए, ठीक है, ये अंग्रेजी बोलने वाले 12 हो गए, मराठी बोलने वाले 9 हो गए, तमिल बोलने वाले 7 हो गए, और बंगाली बोलने वाले 4 हो गए, और कुल टोटल हो गए 72। अब वो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो कोण हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले तो हिंदी वाला निकालेंगे, 40 अपॉन कुल कितने में से? 72 में से, और गुणा टोटल केंद्रीय प्रवृत्ति, वो जो हमें पाई चार्ट बनाना है वो 360 डिग्री में डिवाइड होता है। तो हो गया 18 दूनी 36, 18 चौका 72, यानी कि ये तो हो गया 4 बाई 40, 200 डिग्री का तो ये हो गया, ठीक है। अब 12/72 और गुणा 360, 12 छंगी 72, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया
ठीक है। उसके बाद 9/72 गुणा 360, ये माप हो गया 9×8 = 72, 8 × 32, 4 8 × 40, 45 डिग्री ये हो गया। फिर उसके बाद में 7/72 गुणा 360, ये हो गया 18 दूनी 36, 18 चौका 72, 4 पंजू 20, ये हो गया 7 पंजू 35 डिग्री का ये हो गया। और वही 4/72 और गुणा 360, ये 18 चौका 72, ये 20 डिग्री हो गया। तो अब इसको पाई चार्ट में बनाएंगे, वही पाई चार्ट 360 डिग्री में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वही 200 डिग्री ये हो गया, ये 200 डिग्री हिंदी का हो गया। उसके बाद ये 60 डिग्री हो गया, फिर ये 45 डिग्री हो गया, फिर ये 35 डिग्री हो गया, और फिर ये 20 डिग्री हो गया। इनके नाम हो लिखिएगा, ठीक है। जिसका डिग्री जितना बड़ा होगा ना, उसका उत्सव उतना ही बड़ा होता है इस तरह। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज जो 5.3 है, इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम और अपॉन संभावित परिणाम। देखो अनुकूल, जैसे इसमें इस तरह समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई थैला है, एक थैले में मैं कहूं कि एक थैले में 4 लाल, 3 हरी, 2 सफेद और 5 नीली गेंदें हैं। 5 नीली गेंदें हैं, और इनमें से यादृच्छा मैं एक गेंद बाहर निकालता हूं, ठीक है, बगैर देखे एक गेंद मैं बाहर निकालता हूं। तो वो जो गेंद मैंने बाहर निकाली है, एक गेंद निकालता हूं, और वो जो मैंने गेंद निकाली है, उस गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी, और प्रायिकता कैसे निकालते हैं? अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। अनुकूल तो इस थैले में जितनी गेंदें हैं वो तो अनुकूल परिणाम हो गया, और संभावित परिणाम कोई सी भी हो सकती है, कोई भी गेंद हो सकती है। तो संभावित में हमेशा टोटल होते हैं, ठीक है। और इसमें पार्टिकुलर जितने दिए गए हैं, मैं कहूं कि एक गेंद निकाली है, तो लाल की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? लाल की प्रायिकता में यदि ऊपर तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम, लाल टोटल इस थैले में 4 लाल है तो 4 तो लिखेंगे ऊपर, और संभावित में टोटल हो गई 4 और 3 7 और 2 9 और 5 14, तो लाल की प्रायिकता 2/7 हो गई। संभावित में टोटल हो गए। अब मैं कहूं कि हरी की प्रायिकता, तो हरी टोटल अनुकूल तो 3 हो गया, और संभावित हो गया 14, ये हरी की प्रायिकता हो गई। सफेद की प्रायिकता अनुकूल तो हो गई सफेद 2, टोटल हो गई संभावित में टोटल 14, तो इसमें सफेद की प्रायिकता 1/7। तो मोटी बात ये ध्यान रखनी है, तुम्हारे जो 5.3 की एक्सरसाइज है, इसमें संभावित परिणाम पूछे गए हैं। तो संभावित में हमेशा टोटल होते हैं कि कितनी संभावना हो सकती है। देखो संभावित परिणाम, आप सुनो, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये है सबसे पहला क्वेश्चन है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखो एक ऐसा चक्कर सा दिया गया है कि यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां सी और यहां डी। अब इसमें पूछा है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं, यानी कि संभावित परिणाम पूछा है, टोटल परिणाम, उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, अब पहला क्वेश्चन है पहिए को घुमाना। पहिए को घुमाना, तो पहिया घूमेगा तो घूमते हुए पहिए में कितने अक्षर हैं? जब ये पहिया घूमता है तो इसमें कितने अक्षर हैं? यही संभावित परिणाम है।
इसमें परिणाम बताने हैं, टोटल कितने परिणाम हैं। तो जब पहिया ये घूमेगा तो इसमें तो ए आएगा, एक बी आएगा, एक सी आएगा, एक डी आएगा, टोटल 4 परिणाम है। दैट इज आंसर। ये कह रहा है कि जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उस पर कितने परिणाम पड़ेंगे। बी में है 2 सिक्कों को एक साथ उछालता है, तो भाई जब हम 2 सिक्के उछालेंगे, 2 सिक्के, तो 2 सिक्के जब हम उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितने परिणाम आएंगे, संभावित परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम पूछा है। तो 2 सिक्के में तो हेड होता है और एक टेल होता है। अब सिक्के 2 हैं तो इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आएगा, इसमें टेल आएगा, इसमें हेड आएगा, दोनों में हेड भी हो सकता है और इन दोनों में टेल भी होता है। तो टोटल 1, 2, 3 और 4, तो 2 सिक्कों के परिणाम टोटल 4 परिणाम आएंगे। दोनों बार हेड भी हो सकता है, दोनों सिक्कों में दोनों बार टेल भी हो सकता है। एक में हेड, एक में टेल हो सकता है, एक में टेल, एक में हेड हो सकता है। ठीक है, तो मोटी बात यह है कि कुल परिणाम जब 2 सिक्के उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 होंगे। दैट इज आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखो, कोई पासा है, पासे में कोई जो पासा होता है इसमें 1 से 6 तक संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्योंकि जब हम लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं तो जो गोटी होती है, पासा होता है, उसमें टोटल 6 ही संख्याएं होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या के कुल कितने परिणाम होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एक ना भाज्य होती ना अभाज्य होती है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 5। तो टोटल परिणाम आएंगे 3। ठीक है, टोटल परिणाम आएंगे 3। जैसे इस तरह का वो होता है ना, इस तरह का होता है, तो इसमें 3 फलक दिखाई देंगे, 3 नहीं दिखाई देंगे, टोटल 6 ही अंक होते हैं इसमें। अब दूसरा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है इसमें कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, इसके कितने परिणाम हैं। तो चूंकि एक तो न भाज्य होती है, न अभाज्य होती है, 2 अभाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। एक तो 4 ये कंपोजिट नंबर होता है, ये भाज्य संख्या होती है 4, और एक होती है 6। तो टोटल परिणाम आएंगे 2। क्योंकि एक न भाज्य न अभाज्य, 2 भाज्य अभाज्य, 3 अभाज्य और 5 अभाज्य, तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य है। और भाज्य इसमें केवल 2 ही है, 4 और 6। अच्छा, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या केवल 1 होती है, ये हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, 5 से बड़ी एक संख्या, वो 6 हो गई। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है, 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है, 4 नहीं है, 1, 2, 3 और 4 नहीं है। एक कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता पूछी आपकी बात, इसमें तो परिणाम पूछे थे, इसमें प्रायिकता पूछी है कि टोटल ताशों की जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, और इक्का 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं, 4। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। अनुकूल में तो इक्के कितने होते हैं, 4, और संभावित में टोटल ताशों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/13। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन दिया गया है, 10 पर्चियां हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। 10 पृथक यानी कि अलग अलग 10 पर्चियां हैं,
अलग अलग 10 पर्चियां हैं, ठीक है। इनमें 1 से और 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं, 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, 1 से 10 तक की संख्या लिखी गई। अब ये कह रहा है कि उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती, वो अभी मैं थैले में गेंद थी 4 लाल, उस तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना है। तो जब 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, 4 5 6 7 8 9, ये 10 पर्चियां हैं, इनको मिला दिया और बिना देखे एक पर्ची निकाल दी हमने। तो एक पर्ची जब हमने निकाल दी तो ये कह रहा है कि एक संख्या निकालिए 6, एक संख्या निकालिए 6। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो ये 6 तो एक ही संख्या हो गई, तो अनुकूल परिणाम तो केवल एक संख्या हो गया और संभावित में टोटल संख्याएं 10 है, तो 1/10 दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये पहला क्वेश्चन है 4 का। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो एक बात दो, जब 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हो गया 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो एक बात दो, 6 से छोटी जो अनुकूल परिणाम हो गए, तो 6 से छोटी कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो टोटल संख्या हो गई ये 5। अनुकूल परिणाम हो गया 5 और संभावित परिणाम टोटल 10। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। अब कह रहा है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 6 से बड़ी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये हो सकती है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और संभावित परिणाम हो गए 10, तो ये हो गई 2/5। ये 6 से बड़ी संख्या, एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई। उसके बाद एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, केवल एक ही अंक की, चौथा क्वेश्चन हो गया एक अंक की केवल एक ही संख्या प्राप्त करना है। तो अनुकूल तो हो गई एक संख्या और संभावित हो गई 10 संख्या, तो इसकी प्रायिकता 1/10। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, क्योंकि छठा टॉपिक हमने करवा दिया था, 7वां 8वां 9वां, ठीक है। अब टॉपिक बच गया 13 14 15 और 16। तो 13वां टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। देखो, एक तो सीधा तो होता है x1/y1 बराबर x2/y2, और ये तो हो गया सीधा अनुपात, ये तो सीधा होता है। और प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम जो अनुपात होता है वो होता है x1 गुणा y1 और बराबर x2 और गुणा y2। इसी पे 2 एक्सरसाइज हैं तुम्हारे इसमें सिलेबस में। सबसे पहले जैसे इस तरह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 13.1। इसमें तो सीधा पूछ रखे है एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1। एक रेलवे स्टेशन के निकट अब ये कह रहा है कि कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। इसमें दे रखे हैं कि 4 घंटों तक 60 रुपए, यानी कि 4 घंटों के हैं रुपए 60 रुपए हैं, ठीक है। 8 घंटों के 100 रुपए
8 घंटों के 100 रुपए हैं। उसके बाद 12 घंटों के 140 हैं, 12 घंटों के 140 हैं, और 24 घंटों के 180 हैं, 24 घंटों के 180। अब ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है, क्या ये सिद्ध अनुपात में है। हमें बताना है क्या ये सिद्ध अनुपात में, सिर्फ हाँ नाम उत्तर देना है, क्या सिद्ध अनुपात में है। अब सुनो, 4 घंटों के 60 रुपए, ठीक है, 4 घंटों कितने हो गए 60 रुपए, तो सिद्ध अनुपात हो गया 4 घंटों के 60 रुपए, 8 घंटों के हो गए 100 रुपए, और भाई 12 घंटों के हो गए 140 रुपए, और 24 घंटों हो गए 180। यदि इनका अनुपात बराबर आता है तो ये सिद्ध अनुपात है, अदरवाइज ये सिद्ध अनुपात नहीं है। 15 चौका 60, और ये हो गया 4/50, ये हो गया 2/25, इसका मतलब ये सिद्ध अनुपात नहीं है। ये हो गया 6/70, 3/35, इसके बाद हो गया ये, यही देख लो ना, 1/15, 2/25, इसका मतलब है ये सिद्ध अनुपात नहीं है। ये अनुपात बराबर आते तो ये सिद्ध अनुपात था, अदरवाइज ये सिद्ध अनुपात नहीं है। ये एक्सरसाइज सारी सिद्ध अनुपात में होगी। देखो, एक पैंट के मूल मिश्रण में के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण में वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखो, ये तो हो गया लाल रंग के पदार्थ का भाग, ये तो पदार्थ का भाग हो गया, ठीक है, और इधर हो गया कुल मिश्रण के भाग। ये तो दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। अब लाल पदार्थ का भाग क्या दे रखा है, 1, 4, इसको ऐसे लिख दो, 1, 4 और 7, 12, 20, 7, 12 और 20, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा दे रखे है कि मिश्रण के भाग, और ये मिश्रण के भाग हैं, ये दे रखे हैं 8, और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात है सिद्ध अनुपात। अब सुनो, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना, ये ज्ञात करना, ये ज्ञात करना और ये ज्ञात करना। मैं इसको डिनोट कर देता हूं, P, Q, R और S से। हमें P का मान निकालना है, Q का, R का और S का। तो सीधी सी बात है, सीधा अनुपात मैंने बताया था कि x1/y1 बराबर x2/y2। अब यहां x1 तो हमारे पास 1 है, ठीक है, y1 हमारे पास 8 है, और बराबर x2 हमारे पास 4 है, और y2 हमें निकालना है, p मान रखा हमने p। तो इसमें हमें p का मान बताना है। p का मान कैसे बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को 1 से करेंगे, p 1 कम 1 p, और 8 चौका 32, तो यहां p का मान आ गया हमारे पास 32। इसी तरह यदि q का निकालना है, तो अब इसका तो चाहे इन दोनों को रख लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, ऐसे रख लो। जैसे मान लो मैं इसी के साथ रख देता हूं, वही x1/y1 और बराबर x2/y2। x1 क्या हमारे पास वही 1 है, y1 क्या हमारे पास 8 है, बराबर x2 क्या है, जैसे q का मान निकालना है तो x2 क्या हो गया 7 हो गया। ये तो निकाल दिया हमने, p का मान तो निकाल दिया। अब ये q का निकालेंगे तो ये x2 और y2 हो जाएगा। x2 7 हो गया, y2 की जगह हम q रखेंगे तो वो यार पार गुना करेंगे, q बराबर 8 × 7 = 56। q को 1 से गुना करेंगे q आएगा, 8 को 7 से गुना करेंगे 56, तो q का मान 56। ऐसे निकाल देंगे। r का निकालेंगे तो वही x1 y1 तो यही हो गया, और ये x2 और y2 हो गया। s का निकालेंगे तो x1 y1 तो यही हो गया, x2 y2 की जगह s हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुना करेंगे और उसका मान निकल जाएगा। ये है सिद्ध अनुपात। जैसे क्वेश्चन दे रखे है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन, कोई ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, ये है चौथा क्वेश्चन। सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, कोई ड्रिंक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या कह रहा है ये कि इस फैक्ट्री में एक मशीन, एक मशीन 840 बोतलें
840 बोतलें 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, 6 घंटे में भरती है, ठीक है, 6 घंटे में भरती है। अब ये कह रहा है कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा। 5 घंटे में वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें, यानी कि बोतलें निकालनी है, ये प्रश्नवाचक लगा दिया मैंने, कितनी बोतलें भरेंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहां तो बोतलों की संख्या लिखनी है, बोतलों की संख्या, यहां तो हमें लिखना बोतलों की संख्या, और बोतलों की संख्या यानी कि 840 है बोतलों की संख्या, और दूसरा जो पार्ट है वो यहां लिखेंगे, कितने घंटे में भरती हैं, तो 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो कितनी बोतलें निकालनी है, 5 घंटे में भरेंगे, कितनी बोतलें हमें वो 5 घंटे में भरेंगे। तो जो चीज अज्ञात है उसकी जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन लिख सकते हो या एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वही तरीका जो मैंने पहले बताया था तुम्हें कि सीधा अनुपात निकालना है x1 बटे y1 और बराबर x2 बटे y2। अब यहाँ x1 क्या दे रखे हमें 840, ठीक है, और y1 क्या दे रखा है 6, बराबर x2 निकालना है, ये बोतलें निकालनी है, x मान लो इसको, और y2 दे रखे है 5, और इसको आर पार गुणा करोगे, 6 को x से करेंगे 6x, और 840 को किससे गुणा करेंगे 5 से, और ये 6 जो यहाँ गुणा में है ये अपोन में आएगा, यहाँ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 12 7 84, 12 5 60, यानी कि 600 बोतलें बनेंगी 5 घंटे में, 600 बोतलें बनेंगी। तो इसमें पूरे टॉपिक में केवल ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसी तरह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जो जहाज है जहाज का जो मस्तूल है, जहाज का जो मस्तूल है ये कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल, जबकि जो वास्तविक रियल शिप है, वास्तविक जो जहाज है, इसका मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, जो जहाज है इसकी लंबाई ये 28 मीटर है, तो ये कह रहा है कि उसके मॉडल की लंबाई क्या है। तो उसका जो मॉडल है, मॉडल की लंबाई, वही बात है, जो चीज अज्ञात है उसको हम x मान लेंगे। अब ये कह रहा है कि यहां तो हो गया मस्तूल की लंबाई हो गई, ये तो 9 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, और ये मस्तूल मॉडल ही होता है, ठीक है, ये मॉडल की लंबाई निकालनी है। ये मस्तूल की लंबाई 9 हो गई, तो मस्तूल की लंबाई 9 है, तो फिर उसके बाद में जो वास्तविक जो जहाज है उसकी लंबाई क्या हो गई, ये वास्तविक की हो गई, वास्तविक की लंबाई क्या है, ये हमारे पास 12 आ गई। अब इस मस्तूल की क्या करना है, हमें इस मॉडल की लंबाई निकालनी है, तो ये मान लिया हमने x है, जबकि जहाज की लंबाई कितनी दे रखी है 28 मीटर दे रखी है, तो ये निकालना है। वही सूत्र रहेगा x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। x1 तो हमारे पास हो गया 9, y1 हो गया 12 और x2 हो गया, x निकालना है, और y2 हो गया 28। अब इसको आर पार गुणा करेंगे, 12 को x से करेंगे 12x और 28 को 9 से करेंगे 28 गुणा 9 और x निकालेंगे, तो ये जो 12 है ये अपोन में आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 7 28, तो इसकी 7 तिया 21, इसकी वास्तविक जो लंबाई आएगी, मॉडल की जो लंबाई आएगी वो 21 मीटर आएगी। इसमें जो पूछा है ना केवल वो ही लिखना है हमें। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक बार ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन ये और देखते हैं।
8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोग्राम निरूपित करता है। वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है कि एक तो इसमें सबसे पहले जो पास एक सड़क का मानचित्र है, तो ये जो मानचित्र है इसका माप, जो मानचित्र है मानचित्र का माप दे रखा है। मानचित्र का माप देखो क्या दे रखे हैं, एक तो 1 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या करना है कि ये जो दूरी तय करता है या एक सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है, ये सड़क का माप आ गया। सड़क कितनी लंबी है, सड़क का माप यहां आ गया, ये 18 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि वह उस सड़क पर अपनी 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, तो ये निकालना है। मानचित्र का माप ये निकालना है x, ठीक है। ये मानचित्र कितना लंबा है कि वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करे। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में। तो अब क्या करेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है, हम वही करेंगे x1 बटे y1 और बराबर x2 बटे y2। x1 हमारे पास 1 बटे 18 और x2 निकालना है x और बराबर 72, इसको आर पार गुणा करेंगे। 18x बराबर 72, ठीक है। x निकालेंगे 72 बटे 18, 18 चौका 72। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई, इसकी लंबाई दे रखी है, खंबे की छाया की जो लंबाई दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए उसी समय पर ज्ञात कीजिए एक तो ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन तो कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर एक दूसरा खंबा है, उस खंबे की छाया की लंबाई बतानी है। दूसरा है कि इसकी खंबे की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई बताओ दूसरे में कि जब इसकी छाया है, छाया की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर, दोनों अलग अलग बातें हो गई। सेम वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो खंबे की जो ऊंचाई है, पहला क्वेश्चन करते हैं। खंबे की जो ऊंचाई है ये तो हमारे पास 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और छाया की लंबाई है इस खंबे की, इसकी छाया की लंबाई दे रखी है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पहला है इसमें तो निकालना है हमें छाया की लंबाई।
यानी कि ये जो खंबा है ये 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर का है, इसकी छाया की लंबाई ये निकालनी पहले क्वेश्चन में। तो x1 हमारे पास वही सूत्र हो गया ना, x1 तो हो गया 5 मीटर, इसकी सारे की क्या करते हैं हम, इसका सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर ये हो गया, 60 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 560 सेंटीमीटर तो x1 हो गया। ठीक है, यहां 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और 320 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया x1 बटे y1 बराबर x2 वही 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 1050 ये हो गया x2, और y2 हमें इसकी छाया की लंबाई निकालनी है, ये हमने x मान लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या हो गया कि इसमें छाया दे रखी है 5 मीटर की, और इसमें निकालना है इस खंबे की ऊंचाई, ये x हो गया। तो वही इसमें क्या हो गया कि यहां हो गया x निकालना है, दूसरे में इसकी ऊंचाई निकालनी है, छाया दे रखी 5 मीटर, तो इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो 500 सेंटीमीटर, ये दूसरे में। उसके बाद एक्सरसाइज 13.2, अब ये प्रतिलोम अनुपात। देखो, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, 24 बच्चों में बांटा जाए, 24 बच्चों में बांटा जाए, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। अच्छा, प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, 4 की कमी हो जाए, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी, प्रत्येक को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। इसमें हमें प्रतिलोम अनुपात से निकालना है। सीधी सी बात है कि यहां लिखोगे वही क्वेश्चन वही है कि विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, और दूसरे में लिखोगे कि मिठाइयों की संख्या। अब सीधी सी बात ये दे रखी है कि यदि बच्चे 24 हैं तो मिठाइयां मिलती है 5। यदि बच्चों की संख्या 4 कम कर दे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 हो जाए, क्योंकि 24 में से 4 की कमी करके 20 बच गए, तो मिठाइयां कितनी मिलेंगी। अब चूंकि यह अनुपात है, यह अनुपात मैंने बताया था कि प्रतिलोम अनुपात में निकालना है। x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2। x1 वही हमारे पास 24, ठीक है, y1 क्या हमारे पास 5, तो इन दोनों को तो गुणा करेंगे प्रतिलोम में, और सीधा अनुपात में तो हम 24/5 करते थे, इसमें इन दोनों को गुणा करेंगे और बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे 20 गुणा x। अब ये 20 यहां गुणा में है, इधर आएगा बराबर से इधर आएगा, अपोन में आएगा। 5 चौका 20 और 4 छंगा 24, तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई। ये प्रतिलोम अनुपात से निकालने, ये इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इस अनुपात से निकालना है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। देखो 5वां क्वेश्चन है, एक तो पशु है, पशुओं की संख्या है, यहां तो लिखेंगे पशुओं की संख्या, और यहां लिखेंगे कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है, दिनों की संख्या। वही क्वेश्चन सेम, सारी एक्सरसाइज में सेम यही तरीका लगेगा कि टोटल 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि इन पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, 20 थे, अगर पशु 30 हो जाए तो ये भोजन कितने दिन चलेगा। वही प्रतिलोमानुपात, ये x1 ये y1, x1 गुणा y1 और बराबर x2 और गुणा y2 की जगह हमने x मान लिया, बस x निकालेंगे। ठीक है। x1 कितना है 20, y1 कितना 6, x2 कितना है 30 और y2 कितना है x। ये 30 यहां अपोन में आएगा, गुणा वाली चीज बराबर से इधर भाग में आती है, 6 पंजू 30 और 5 चौका 20, तो ये भोजन चलेगा 4। 10 पशु और आ जाएंगे तो ये भोजन चलेगा 4। सारे क्वेश्चन सेम सारे। चलो अब एक आध और करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। सेम वो का वही क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो कितनी मशीनों की संख्या, ठीक है, कितनी मशीनों की कितनी संख्या है और कितनी मशीनों से कितने दिन लगते हैं, दिनों की संख्या। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, 42 मशीनों की आवश्यकता होती है तो 63 दिन लगते हैं। और ये कह रहा है कि उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है। तो वही है, ये x1 गुणा y1 बराबर वही प्रतिलोमानुपात में x1 42 हो गया, y1 63 हो गया, x2 x हो गया। ठीक है, ये x मान लिया हमने, अज्ञात को हमेशा x से डिनोट करो। तो और कितने दिन में लगेंगे 54 दिन में। ये x निकालोगे तो ये 54 जो गुणा वाला ही अपोन में आएगा, 7 ये हो गया 6 7 42 और 6 9 54 और 9 7 63, यानी कि टोटल 49 दिन लगेंगे, 7 7 49। तो इसमें टोटल क्वेश्चन ऐसे है। एक लास्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसका थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 11वां क्वेश्चन। देखो, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। ठीक है, 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। देखो कालांश, जो कालांश है, कालांश पीरियड होते हैं, कालांशों का समय या अवधि, और ये तो होगी अवधि कितने मिनट के लगते हैं, और ये कालांशों की संख्या होगी। ये कह रहा है कि 45 मिनट के प्रत्येक कालांश 45 मिनट की अवधि है और टोटल 8 कालांश लगते हैं। अब ये कह रहा है कि यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल के बराबर अवधि के 9 कालांश हो। कैसे, यदि कालांश समय तो वही है जितना विद्यालय जितना समय है, 5 घंटे 6 घंटे का है, तो जो 45 मिनट का पीरियड होता है तो 8 पीरियड लगते हैं। और ये कह रहा है कि यदि 9 पीरियड करने पड़े तो हमें कितने कालांश, उसका समय क्या निर्धारित करना पड़ेगा। तो वही प्रतिलोम में कैसे निकालेंगे, x1 हो गया हमारे पास 45 और y1 हो गया 8 और x2 को जगह x रख लेते, ये निकालना हमें, और गुणा 9, x निकालेंगे तो ये 9 अपोन में आएगा, 9 पंजू 45। यदि हम पीरियडों का जो समय है, अवधि है 40 मिनट करते हैं
तो 8 की बजाय 9 पेड़